नेपाल में आई इस महातबाही के अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको और दे दें, फ्लैश फ्लड में 300 से ज्यादा भारतीय लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। फ्लैश फ्लड में 300 से ज्यादा भारतीय लापता हैं। उन्हें ढूंढने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हैं उसके बाद अगर इस फ्लैश फ्लड के चपेट में वो आए हैं तब तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास तो किए ही जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, चूंकि पूरा पहाड़ी इलाका भी है, आसपास का पुल टूट चुके हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुके हैं। अगर वो बच भी गए हैं तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी पूरी तरीके से चौपट हो गया है। तो अगर मान लीजिए वो जिंदा हैं भी तो वो जहां पर हैं अभी तक उनसे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले यही हुआ, कम्युनिकेशन बंद हुआ। बात अभी तक ये पता नहीं है कि उनका क्या हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ। और बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहे थे, तीर्थाटन पर थे। चूंकि हम लोगों के कई सारे तीर्थ उधर से होकर के लोग जाते हैं नेपाल में। जो काठमांडू का भूकंप था उसमें भी पशुपतिनाथ के दर्शन करने बहुत सारे लोग उसमें शिकार हुए थे। तो ये कैलाश मानसरोवर जा रहे थे। बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ईसा फाउंडेशन के लोग हैं। तो ये लोगों के साथ संपर्क टूट गया, कनेक्टिविटी। चूंकि इसमें तमाम जो हम बता रहे हैं, जो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स थे वो सारे प्रोजेक्ट्स बह गए हैं। वहाँ तमाम कम्युनिकेशन के जो टावर्स लगे हुए थे, मोबाइल टावर्स, वो सारे बह गए और सब तारे वारे टूट करके खत्म हो गई। तो कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ। और ये जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि जब ये बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं ना, जो हाइड्रो पावर के या रिसोर्ट्स के, ये सब जब टूटे हैं तो इनके साथ बड़ा हार्ड मलबा निकला है, बड़े बोल्डर्स और दीवारें टूट करके और लोहे की छड़ें, पत्थर, उससे लोग हमने तस्वीर देखी कि एक के बाद एक ब्रिज अपने साथ दूसरे को तीसरे को बहाता लेकर चला जा रहा है। तो इसमें इंसान की क्या ही हैसियत है। हाँ वही तो, उसमें इंसान कहाँ दबा, कहाँ बहा, कहाँ गया। ये आप याद करिए केदारनाथ के समय भी जो त्रासदी हुई थी, बहुत सारे लोग नहीं मिले, लापता हो गए, मिले ही नहीं। क्योंकि इस तरह के फ्लड में हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा कर रहे थे कि जब नेपाल से बात कर रही थी, ब्रिज कैसे बहता हुआ चला जा रहा है और अपने साथ कितना सीमेंट, कितने बोल्डर, कितना मलबा बहाता हुआ ले जा रहा है। अब ये जो घर है, घर ऐसा लग रहा है कि घर नदी में ही बना हुआ है, जबकि नदी से ये कोसों दूर बना था। वहां तक नदी आ गई, वहां तक ये मलबा आ गया। और उसमें हम लोगों ने कल ही देखा कि 5 हाथी बह के 150 किलोमीटर नेपाल से आगे बहराइच घाघरा में। तो इंसान की क्या है इसमें, उसमें देख रहे हैं आप, उसकी हैसियत, उसकी क्या स्थिति होगी अगर हाथी बह के आ रहे हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक है। हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि वो सुरक्षित हो, कहीं ऐसी जगह हो जहाँ मलबा नहीं पहुंचा हो, कम्युनिकेशन ही टूटा हो, सब लोग एक साथ मिल जाए। लेकिन ऐसी स्थितियों में वर्स्ट के लिए भी लोगों को तैयार रहना चाहिए। ये आमतौर पर होता है, हम लोगों ने देखा है। जगी वासुदेव के भी मैं एक पोस्ट देख रही थी, शांतनु जी वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनके भी टीम के 80-90 लोग जो हैं, जो मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं, तीर्थाटन की हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी कैलाश मानसरोवर के मुझे याद है पिछले 2 महीने में बहुत सारे मेरे पास इनविटेशन आए कि कई ग्रुप गए, टेम्पल कनेक्ट की टीम से गए, अनादि फाउंडेशन से गए, आप जैसे बता रहे हैं ईसा फाउंडेशन से गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अब पता लगना शुरू होगा जिनका। और जैसा अजीत जी ने कहा कि जब उसमें हाथी बह जा रहे हैं और इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, उसके बीच में अब कहाँ व्यक्ति बचेगा। जो हमने केदारनाथ में देखा है, उसमें मंदिर पे 2 बोल्डर आ गए तो वो बच गया, नहीं तो उसमें हर चीज़ बह गई। लेकिन हाँ, ऐसे भी कुछ लोग मिले जो, जैसे हमारे मंत्री जी रहे अश्विनी चौबे जी, वो कुछ परिस्थिति में एक जगह पर रह गए, उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया। ऐसे भी रहे कुछ। तो ऐसे कुछ अगर जैसे मैजिकल मूवमेंट्स हैं, ऐसे कुछ लोग मिलेंगे कि वो कोई चमत्कार भी होता है, किसी की जान बच जाती है। अब यही तस्वीर जो अब देख रहे हैं हम, दर्शकों दिखा रहे हैं कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, 2 मंजिला इमारतें हैं, बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है। आम लोग जैसे हर दिन का उनका समय होता है, ये देखिए पानी आ रहा है, लोग भाग रहे हैं। कितना भाग पाएंगे, कहाँ तक भाग पाएंगे। और पानी का वेग देखिए कैसे पीछे से दोनों तरफ से आया है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। अब कहीं पर ये कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। अब ये देखिए नदी का वेग कितना तेज है, पानी का वेग इतना तेजी से आया, घरों तक पहुंच गया। घरों के पीछे एक सड़क है, वहां तक इस पानी का दायरा जो है बढ़ गया, इतना आगे तक पानी गया। यही चाइना के जिस महापाप की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये उसने सूचना पहले दी होती तो ये तमाम लोग बचाए जा सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचता, आप इसको कम से कम लोग बच जाते, इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर खड़ा किया जा सकता है। लोग बच जाते, फिर लोगों का जीवन उससे महत्वपूर्ण क्या चीज है। लेकिन चाइना को उसकी कोई परवाह नहीं है। उसको था कि अगर वो जानकारी देगा तो ये बात दुनिया जानेगी कि उसको इस बात की जानकारी थी, वो जवाबदेह है। इसके लिए कहीं ना कहीं उसकी जो गतिविधियां हैं वो जवाबदेह हैं। ये मैं तस्वीर की बात कर रही थी, ये तस्वीर भी सामने आई। लोगों के हाथ में कई बार कुछ नहीं रहता। बिल्कुल।
अफसोस होता है, लोगों के भी रोने की आवाज़ से आ रही है। शब्द कम पड़ जाते हैं, कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पर आपका अपना कोई साथी हो, अपना कोई करीबी हो, अपने परिवार का कोई सदस्य हो, और जब भी कोई इस तरीके से ग्रुप बनाकर कहीं जाता है तो वो मोरल कितना हाई होता है, खुशी कितनी ज़्यादा होती है। तो जितनी खुशी होती है, गम का बादल भी उतना ही ज़्यादा बड़ा और गंभीर इस वक्त दिखाई दे रहा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गई हुई थी टीम जो अभी भी लापता बताई जा रही है। मैं उन चिंताओं की भी बात कर लेती हूँ जो चिंता इस वक्त बिहार में और उत्तर प्रदेश में है। उसका कुछ हिस्सा तो अभी शांतनु जी ने समझाया। बिहार की हम बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी उत्तर प्रदेश तक इतनी खबर नहीं आई है, पर बिहार में गंडक नदी में पानी बढ़ने लगा है। बिल्कुल, वही जो वहाँ से बहुत नज़दीक है, और जब इस वेग से पानी आता है तो उसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन वह भारत के पास समय था, तो जो 30 से ज़्यादा जो गेट थे उस बराज के वहाँ गंडक पर खोल दिए गए, वाल्मीकि नगर और बंगा के पास, उससे लेकिन उसका पानी आगे बढ़ना शुरू हुआ। अगर इतने पर थम जाए तब तो बिहार में गनीमत है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा पानी आया तो देखिए बिहार की सारी नदियों में, नदियों का तल ऊंचा हो गया है। नदियों की सफाई दशकों से नहीं हुई, गाद नहीं निकाली जाती है नदियों की, और जो उसका तल जितना ऊंचा होता गया है उतना ही पानी का, जैसे पानी आता है नदी में रुकने की बजाय वो घरों में घुस जाता है, खेतों में चला जाता है। तो ये स्थिति हर साल होती है, और ये टाइमिंग ऐसा है कि नेपाल से हमेशा पानी जो है अगस्त के अंत में सितंबर के पहले हफ्ते में आता है, लेकिन वो बारिश का पानी होता है। अब अगर इस समय गनीमत यही है जो अभी शांतनु जी कह रहे थे कि बारिश नहीं हो रही, अगर नेपाल में बारिश हो रही होती तब सर, ये जो तस्वीर अभी आपने ग्राफिक्स एक बनाया है पूरा नेपाल से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक, जरा उसको बड़ी स्क्रीन पर लेकर आ जाएं, दर्शकों को समझने में और थोड़ी आसानी हो जाएगी कि ये देखिए नारायणी नदी जो नेपाल से है, फिर वो गंडक बैराज है जहां पर पानी का एंट्री पॉइंट है, फिर वो बगहा, मोतिहारी, गोपालगंज और फिर आगे मुजफ्फर, ये 9 जिले जो वैशाली, 9 जिले जो है एकदम नॉर्थ के जिले हैं, और ये गंडक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। अगर गंडक में पानी बढ़ेगा तो फिर गंगा नदी में आएगी, और वहां जो बगहा के बाद जो मोतिहारी आप आइएगा तो इसके इधर से कमला बलान और कोसी इधर फिर जाने के लिए पानी का एक रास्ता बन जाता है। तो वो अभी नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि सिर्फ ये फ्लैश फ्लड था और इसी का पानी आया हुआ है। तो हमने कंट्रोल कर लिया, बराज खोल दिए, तो नदी में पानी का स्तर थोड़ा बढ़ के 6-7 फीट तक बढ़ के, जैसे नेपाल में 30 फीट पानी बढ़ गया, हमारे यहाँ गंडक में 7 से 8 फीट तक पानी बढ़ने की बात हो रही है कि उतना पानी बढ़ा, उतने तक तो ठीक है। अब अगर नहीं आए पानी तो फिर तबाही बिहार में नहीं होगी। अगर फिर बारिश वहां शुरू हो जाए या और फ्लैश फ्लड हो जाए, पानी आए, तो फिर हम लोग को याद है 2005 की कोशी की तबाही, और वो हर साल की तबाही जैसी होती है बिहार में, उस तरह से हो जाए। मैं वाल्मीकि नगर की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, हमारे पास वहाँ की तस्वीरें सामने आई, जरा वहाँ की तस्वीरें आप देख लें और वहाँ से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी आपको बता दूं। ये वाल्मीकि नगर, ये वहाँ की तस्वीर है, और हम क्योंकि बैराजेस की बात कर रहे हैं, नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर की बात कर रहे हैं, भारत अलर्ट मोड पर है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों से भी बात की, मौजूदा परिस्थिति क्या है वो इसे भी पता लगा रहे हैं। आप उन्हीं की रिपोर्ट से समझ पाएंगे ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। नेपाल में त्रिशूली नदी ने जहां तबाही मचाई है, वहां से पानी बिहार में जहां प्रवेश कर रहा है, हम ठीक उसी जगह पर हैं। ये है वाल्मीकि नगर गंडक बराज, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पानी तेज रफ्तार से आ रहा है। यहाँ 36 गेट हैं, और सभी 36 गेट को अभी खोल दिया गया है, क्योंकि पानी आ रहा है और साथ ही साथ मलबा भी आ रहा है। ऐसे में बराज को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सारे गेट खोल दिए गए हैं। यहाँ से आप देखिए लगातार 36 गेट हैं, और सभी 36 गेट खुले हुए हैं, और पानी रात करीब 1.5 लाख क्यूसेक आया था, और अभी की जो स्थिति है 92,000 क्यूसेक पानी अभी यहाँ पर है। तो ऐसे में यदि अगले कुछ घंटे में पानी और बढ़ता है तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन राहत की बात थोड़ी यही है कि जो अनुमान था उस अनुमान से पानी अभी कम है, लेकिन पानी की रफ्तार आप देखिए, लगातार पानी आ रहा है, और इसमें पानी का रंग आप देखेंगे तो काफ़ी मटमैला पानी दिख रहा है, चूँकि सिल्ट काफ़ी आ रहा है। और ये भी बाद में एक परेशानी होती है, जब गाद बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। फ़िलहाल यहाँ की जो तस्वीर है, नेपाल और इंडिया को जो जोड़ने वाला बॉर्डर है, इसे फ़िलहाल अभी बंद कर दिया गया है।
एक से दूसरे देश में जाने की जो आवाजाही है फिलहाल उसको रोका गया है। और यहाँ आप सामने के हिस्से में देखें, ये जो बड़ा सा ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, इसके दूसरे सिरे पर नेपाल है और हम अभी इंडिया में हैं। लगातार पानी को मॉनिटर किया जा रहा है, लगातार ये देखा जा रहा है कि पानी का जो लेवल है वो कितना है और उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की गई है। आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ भी नज़र रखी जा रही है, प्रशासन अलर्ट है। कल ही माइकिंग की गई और लोगों को ये कहा गया कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। यदि जलस्तर और बढ़ता है तो ऐसे में मुश्किलें आएंगी। क्या ये पानी का जलस्तर और नीतीश चंद्र की रिपोर्ट शांतनु जी आपने भी देखी, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पहला तो भारत का जो अप्रोच है वो पहले से ही प्रोएक्टिव मोड पर है। इमरजेंसी को देखते हुए उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, लेकिन अब कुदरत के आगे तो फिर सारी चीज़ें मुश्किल ही हैं। भारत का अभी तक का जो अप्रोच आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल ठीक है। देखिए, वैसे भी पिछले 2 दशक में किसी सरकार ने, पिछले सरकारों में भी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ है उसको अच्छे से सुदृढ़ किया गया है भारत में और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। जैसे आपने कहा कि 36 गेट खोल दिए गए, लेकिन इसमें आप अगर इस समय बहुत ज़ोर की बारिश हो जाती है, ऊपर से एक और अवलांच आ जाता है, तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है वो। क्योंकि नहीं तो जैसे उन्होंने बताया बड़ा, क्योंकि उसमें सिल्ट इतनी जा रही है तो वो बांध को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उतनी सिल्ट क्योंकि फोर्स ऐड कर देता है पानी में और ज़्यादा, उसमें प्रेशर ऐड कर देता है, उसमें फ्रिक्शन और ज़्यादा हो जाता है, तो उससे वो बैराज को भी तो उनको गेट बिल्कुल प्रॉपर्ली खोलने ही पड़ेंगे उससे। और पानी रुकता ज्यादा है आगे बढ़ने की बजाय, जब सिल्ट बहुत ज्यादा होती है। आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी। नहीं, उसका वेग बढ़ जाता है, उससे नुकसान की संभावना ज्यादा हो जाती है। नहीं, लेकिन लेवल भी तो बढ़ जाएगा ना। हाँ, जब पानी उतरता है तो वो सिल्ट नीचे बैठ जाता है। ये लगातार हर साल बैठते बैठते जो नदी की अपनी डेप्थ के अलावा फिर वो आपकी सिल्ट बैठ वही हम कह रहे थे कि तल नदी का ऊंचा हो जाता है और इससे अगली बाढ़ जब आती है, अगली बारिश जब होती है तो पानी नदी में रुकने के बजाय आपको के घरों में जाता है, खेतों में जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। उसका नुकसान 2 तरह से। उसका नुकसान एक तो यह है कि बाढ़ आती है, फसल तबाह होती है, लोगों को नुकसान होता है, और दूसरा ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाता है। फिर वो पानी जो फैलता है चारों तरफ वो फिर भाप बन के उड़ जाता है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। इसकी वजह से बिहार जैसे जहां इतना पानी है वहां भी ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है। ये इस वजह से तो नदियों का तलछट, उसकी सफाई करना, गाद निकालना, डिसिल्टिंग करना, ये सरकारों का एक पहला काम होना चाहिए। इस पर खर्च बहुत है और किसी को दिखाई नहीं देता। आप इससे लोकप्रिय नहीं हो सकते, जनता को आप खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी काम है कि आप करिए। इससे ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होगा, पीने के पानी का संकट खत्म होगा, बाढ़ का संकट खत्म। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं बिहार की, उत्तर प्रदेश की, देश के दूसरे राज्यों की, जिनको दूर करने की जरूरत है। इस पर कोई काम नहीं करता है किसी सरकार ने। पहले ये आजादी के बाद हो गया, ये बराज और सब उसी समय के बने हुए, कोई काम नहीं होता है। तो ये चूंकि ये दिखाई नहीं देने वाले काम है ना, ये नींव का काम है, इसमें आपको इसमें कोई नहीं जाना चाहता है। अब खर्चे का काम बहुत ज्यादा है, लेकिन ये काम होना चाहिए। लेकिन किसी को तो करना ही होगा, नहीं तो ये तलछट बढ़ते बढ़ते फिर नदियां। अभी बिहार सरकार ने ये काम अच्छा किया इस बार, जो है कि जो नहरें हैं, जो इससे जुड़ी हुई गंडक नदी के साथ जुड़ी हुई जो नहर हैं, उन सबको भी खोल दिया गया, उनकी कुछ सफाई कर दी गई है, ताकि अगर पानी इसमें से बढ़े तो उन नहरों में उसको हम लोग ट्रांसफर करें, वो काम भी आ जाएगा, वो पानी फैलेगा भी नहीं। और जो दूसरा काम उन लोगों ने किया है, वो समय रहते लोगों को ऊंची जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है, बल्कि सरकार ने ये व्यवस्था की है कि निकल के जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री जिनके अंदर आता है आपदा राहत का काम, उन्होंने कल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की, अमित शाह ने, उनको कहा कि भाई जो आपको चाहिए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ तैनात है, आपको जो चाहिए सो हम मदद करेंगे। प्रधानमंत्री वहां नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। भारत का अप्रोच जो है, हाँ, ये निभाई है वहां, और ये उपाय हो गया, भारत को एक अलर्ट हो गया, जिसकी वजह से ये हम लोग अभी बचाव के उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। नेपाल में सैलाबी तबाही के बाद से लगातार पानी बिहार में आ रहा है। ऐसे में पानी के साथ बहकर जो गाड़ियां, सिलेंडर, बक्से, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, पेड़, वो सब गिर कर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने और तैयार की है, वो तस्वीरें आप देखें। नेपाल से जो पानी बिहार की तरफ आ रहा है वो अपने साथ कई चीज़ों को लेकर आ रहा है, मलबे आ रहे हैं। चूंकि बड़े पैमाने पर नेपाल में नुकसान हुआ है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि जिस तरह से नुकसान हुआ है उसकी निशानी यहाँ तक पहुँच रही है। आप देखिए, नदी के हिस्से में कई चीज़ें आपको नजर आएंगी। एक बड़ा सा डब्बा आप देखिए, एक ड्रम जो है वो नजर आ रहा है, और इसके अलावा पेड़ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ देखिए किनारे में आपको जो पेड़ का हिस्सा है वो नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो तमाम यहाँ लड़के हैं वो रात से ही यहाँ पर बने हुए हैं। इन्होंने कई चीज़ें देखी हैं। और ये देखिए सिलेंडर,
ये देखिए एक सिलेंडर नजर आ रहा है। चूंकि नेपाल में जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, वहां जो पानी की तेज रफ्तार ने नुकसान पहुंचाया है, कई घर बह गए, चीजें बह गई। वो देखिए सिलेंडर बह रहा है और ये सिलेंडर नेपाल से बहता हुआ बिहार की तरफ आया है। यहाँ भी देखिए एक चीज नजर आ रही है और चूंकि रात से ही आने का सिलसिला जारी है सामानों का, और देखिए जैसे ही ये नजर पड़ी उस चीज पर, उसके बाद जो यहाँ लड़के हैं वो उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पानी में करंट भी है, लेकिन यहाँ देखिए जो लड़के हैं, रात से इन्होंने कई चीज़ों को देखा है। कई लड़के बता रहे थे कि कई गाड़ियां यहाँ से बहती नजर आई रात। अब जो यहाँ पे रिपोर्ट है उसी में वो बता रहे हैं कि कई गाड़ियां बह के वहां से आई हैं जो यहाँ बिहार तक पहुंची है। कुशीनगर की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद भाटीकोशी त्रिशूली नारायणी नदी से नीचे होते हुए गंडक से ये जुड़ने वाली नदी, जहां पर जलस्तर बढ़ा रही है गंडक नदी का, यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में भी जो पूर्वी किनारे हैं वहां से होते हुए ये अब आगे बढ़ने वाली तस्वीर, कुशीनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार से सटे हुए कुछ गाँव में प्रशासन की तरफ से लोगों को बहुत सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गाँव वालों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील की गई है। भारी बारिश और दूसरी तरफ नेपाल से नदियों में आने वाले पानी के तेज बहाव का मिला जुला असर उत्तर प्रदेश में हालात को और मुश्किल बना सकता है। कुछ अभी तस्वीरें ऐसी भी थी जहां पर गांव के अंदर थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है, वो निचले इलाके हैं गांव के, तो इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि वो ऊपरी हिस्सों में चले जाएं। इस लड़के के हाथ कोई सामान लगा है। हम मौजूद हैं जहां पर नारायणी नदी और गंडक नदी के जिस तरीके से जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए गांव में डीएम, एसपी, जिला प्रशासन सभी लोग पहुंच रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पानी का भी ये स्तर नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। और इसीलिए आप देखिए कि बगल के जो इलाके हैं, तराई बेल्ट है, तराई बेल्ट में जो आपको गन्ने की खेती नज़र आएगी, इसके पीछे आपको बांस के खेत नज़र आएंगे, उसी के पीछे नारायणी नदी और गंडक नदी बहती है। लेकिन फिलहाल अभी ये स्थिति है कि यहाँ पर घरों में पानी नहीं आया है और जिला प्रशासन लोगों को खास तौर पे आगाह भी कर रहा है कि उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? काली बाबू सिंह। काली बाबू जी, आप बताइए कि क्या स्थिति अभी आप लोग देख रहे हैं पानी को लेकर के, जो नेपाल ने बातचीत सामने आई है, बाढ़ आई है, उसके बाद यहाँ क्या स्थिति देख रहे हैं? इस समय तो नहीं आया, मगर 12 बजे तक आ जाएगा पानी। अच्छा जी। कौन बताया आप लोग को कि 12 बजे तक आ जाएगा? वो रात को हम लोग न्यूज़ देखे, उसके बाद से फ़ोन किए थे, कहीं लोग बोल रहे थे कि 12 बजे तक कल चला जाएगा। पानी बढ़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ने बहुत साफ किया है कि घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पानी बढ़ेगा उसमें लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचेगा। फिलहाल अभी तक की ये स्थिति है। ठीक है, नहीं पहुंचे तो बहुत अच्छा रहेगा। इलाके में जिला प्रशासन के लोग टहल रहे हैं कि नहीं टहल रहे हैं? आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं, समय तो मान लीजिए कोई यहाँ पर नहीं है। जी। दादा क्या नाम है? हरीलाल। पानी वगैरह अभी तो नहीं आया ना? अभी तो नहीं आया है। पहले पानी लेकिन आ जाता है इस इलाके में? बहुत देर पानी आता है। देर कहाँ तक पानी आ जाता है? पानी आता है तो गर्दन भर। यहाँ का मैं खड़ा हूँ तहाँ पर, यहाँ पूरा पानी आ जाता है, पूरा घर भर जाता है। अभी की स्थिति फिलहाल ठीक है? अभी तो ठीक है, ठीक है। क्या नाम भैया आपका? बनारस राम। आप बताइए कि पानी जब आता है यहाँ पे तो कितना पानी लग जाता है? अरे पानी तो यहाँ पर पूरा रास्ता जाम हो जाता है। पानी आने जाने में सारा कपड़ा गीला हो जाता है और ये सारा बंद हो जाता है, रास्ता सारा बंद हो जाता है। हाँ, पिछली बार जब बाढ़ आई थी यहाँ पर तो पानी इतना आ गया था। इस वक्त अभी तक नहीं आई है? नहीं है, और इस समय तो पानी कोई नहीं आई है। पहले से स्थिति कुछ बेहतर हुई है? हाँ, बेहतर है, पहले से बेहतर है। जिला प्रशासन के लोग भ्रमणशील हैं गाँव में? हाँ, वो मान लीजिए पहले सूचना किए थे, प्रधान जी भी फोन सूचना किए थे थाना। अच्छा, ये जो पीलीभीत का भी हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे भी जो नेशनल पार्क है उससे नदी से ही जुड़ता हुआ वो पूरा हिस्सा है, वही नदी है जो नेपाल से होकर आती है और नदी का जलस्तर बढ़ाती है। अब वहाँ पर भी थोड़ी बहुत रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर भी जलस्तर बढ़ा है, पहले के मुकाबले नदी का लेवल थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अभी वो खतरनाक स्थिति पर नहीं आया है। तो ये हम राहत की बात सांस ले सकते हैं कि कम से कम बारिश नहीं हो रही है, और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक स्थितियां फिर भी काबू में रहेंगी। और ये उसकी वजह से अलर्ट करने का समय मिल गया। अगर जो नीचे रहते हैं लोग, उनको ऊंचाई पर भेज दिया गया। जो लोग, दो चीजें और हो रही हैं। एक तो जो नेपाल के लोग भारत की तरफ थे
उनको ऐसे आवाजाही बंद कर दी गई है, बॉर्डर बंद कर दिया गया है। सुनौली से लेकर के मतलब यूपी से लेकर के बिहार का वीरगंज तक का रक्सौल तक का जो बॉर्डर है वाल्मीकि नगर तक का, लेकिन जो लोग नेपाल के फंसे हैं उनको जाने की सुविधा दी जा रही है, और नेपाल में जो भारतीय लोग फंसे हैं उनको वहां से निकाल कर ले आने की व्यवस्था की जा रही है। सरकारों ने इसके लिए आपस में बातचीत करके एक मैकेनिज्म बना लिया है। और जो लोग निचले इलाके में रहते हैं, एक तो ऑलरेडी तराई की बात कर ही रहे थे नीतीश चंद्र, तराई का इलाका हुआ है पूरा नीचे का, उसमें भी जो लोग ज्यादा नीचे हैं उनको ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है, अस्थायी रूप से उनको वहां रखा जा रहा है। हालांकि अभी कम से कम अभी की स्थिति में बिहार में गंडक हो या दूसरी नदियां हो, उनमें पानी खतरे के निशान तक पहुंचने की स्थिति नहीं दिख रही है। और इसका कारण वही है कि बिहार यूपी में भी अभी बारिश नहीं हो रही है, खासतौर से उस इलाके में, और नेपाल में भी बारिश नहीं हो रही है। तो नहीं तो ये टाइम है, ये हम अभी कह रहे थे कि अगस्त का अंत, ये भगवान की कृपा ही मैं कहूँ कि ये किस्मत की बात है कि अभी बारिश नहीं हो रही है। अगर 2-4 दिन इसी तरीके से बारिश नहीं होती है तो शायद नदियों का जलस्तर नहीं बढ़ेगा। नेपाल के पास पानी रोकने का साधन नहीं है, जो है वो बहकर आ गया, तुरंत छोड़ देता है ना पानी, जैसे उसका ज्यादा बारिश होगी वो तुरंत छोड़ देगा, सारे बैराज खोल देगा। चीन को कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, उसको जैसे पहले बात हुई, उसे हर इंटरनेशनल मंच में, हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इस बात को जोर से उठाना पड़ेगा, और उसके जो इम्पैक्ट हैं उसको क्वांटिफाई करके बताना पड़ेगा कि कितनी जनसंख्या जहाँ रह रही है। और देश जैसे बांग्लादेश को भी दिक्कत होगी, उनको भी आपको उनके साथ मिलके लॉबिंग करनी पड़ेगी सब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, और बार बार उसको नेम शेम करना पड़ेगा। यही तरीका होता है किसी भी देश को ऐसी किसी कार्रवाई को रोकने के लिए। अभी अजीत डोवल भी चीन की यात्रा पर और शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात हुई। भारत अपनी तरफ से असर्टिव है अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन चाइना ऐसा पड़ोसी है जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते, और पड़ोसी आप बदल भी नहीं सकते, आपको करना पड़ेगा उनसे डील। देखिए, अभी उनके साथ जो बात हो रही है वो ये बॉर्डर मैकेनिज्म की बात है। ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की 25वीं वार्ता थी, और इसमें बॉर्डर को लेकर के 8 जो आउटकम है उनकी चर्चा हुई है। जो कि वो पेट्रोलिंग के पोस्ट को लेकर के 2 पेट्रोलिंग पोस्ट को लेकर के बात हुई है। उसमें 2 जगह 2 और जो नॉर्दर्न और हमको लगता है सेंट्रल, उसमें बॉर्डर पर जो है वो हॉटलाइंस लगाने की बात हुई है। तो ये सब चीजें हुई हैं। मतलब अभी भारत जो है उसके साथ ये बात कर रहा है कि किस तरह से स्मूथ रहे बॉर्डर पर, ज्यादा परेशानी चीन मत खड़ा करे। चीन लगातार करता रहता है इस तरह की चीजें, छेड़छाड़, जो हमने कहा ना कि 1 पोस्ट 1 टाइम, 1 मिलिटराइज्ड विलेज 1 टाइम, 1 पेट्रोलिंग पॉइंट 1 टाइम, वो इस तरह से आगे बढ़ता है। और फिर उसके बाद जब आप आपत्ति करिएगा तो रुक के बात करने लगेगा, फिर आप वहीं रुक जाएगा, वो फिर वो जहां तक पहुंचा है वो वहीं रुक जाएगा। हाँ, तो ये उसको काउंटर कर रहा है भारत अभी। और उस बीच ये जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलप बना रहा है भारत अपने बॉर्डर की तरफ। हम ही देखिए, जो सिलीगुड़ी में जो प्राइम मिनिस्टर ने जहाज लेकर के, प्राइम मिनिस्टर खुद ही उतरे, उस हाईवे बना सिलीगुड़ी में, और वो सेना के पहुंचने के रास्ते भारत भी बना रहा है। चिकन नेक जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के साथ ही वो जमीन ट्रांसफर किया बांग्लादेश की सरकार में, पश्चिम बंगाल की सरकार ने, वो काम शुरू हुआ है। तो भारत भी अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है। लेकिन चाइना के साथ क्या 4000 किलोमीटर के पूरे बॉर्डर में उसने पहले ही मिलिटराइज विलेज काफी जगह बना दिए हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट अपनी जगह है। ये जो मामला है, ये इन्वायरमेंटल जो कॉस्ट है इसका, और ह्यूमन कॉस्ट जो होगा, ये चाइना को बताना होगा, समझाना होगा, पूरी दुनिया को समझाना होगा कि ये चाइना और उसमें यूएस की भी बड़ी भूमिका होगी, सबसे बड़ी यूएस की भी और यूएन की भी। आप कम से कम कहिए तो सही चाइना को, उसे बात तो करिए, भारत अपनी तरफ से आपत्ति दर्ज कराए, भारत बोले इस बात को, बहुत, चूंकि सारा नुकसान भारत का होना है। बिल्कुल ठीक बात।